हेलो एवरीवन। अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का पहला अध्याय। बनारस। एक बड़े से मंदिर के प्रांगण में बीचों बीच पंडित जी एक दूल्हे के साथ बैठे थे। उनके आसपास एक मध्यम आदमी के पुरुष और एक महिला खड़ी थी। तभी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सबने उस तरफ देखा। एक लड़की को लाल रंग की साड़ी में सर पर चुनरी डाले दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। उसे दो आदमी दोनों हाथों से जबरदस्ती पकड़कर लेकर आ रहे थे। वह लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। वो लोग उसे दूल्हे के पास लेकर आए। उस लड़की ने गुस्से से उस आदमी को देखा। उसकी उम्र करीब 29-30 साल की थी। माथे के एक किनारे पर एक कट का निशान था जो उसे थोड़ा खतरनाक दिखा रहा था। उसने अपने मूंछों को ताव देते हुए कहा, अच्छा होगा शिवांगी, चुपचाप यहाँ बैठकर मुझसे शादी कर लो, वरना और भी तरीके हैं मेरे पास। शिवांगी ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, चाहे तुम जो कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। पंडित जी, आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा कि बिना सहमति के किसी की शादी करवाना अपराध है। पंडित जी कुछ देर तक उन दोनों को देखते रहे। वो खड़े होने ही वाले थे जब पंडित जी के पीछे खड़े आदमी ने उनके सिर पर बंदूक तान दी। पंडित जी वापस बैठ गए। वो बोले, विवाह के कई प्रकार होते हैं, ये विवाह भी शास्त्रों में लिखा है। शिवांगी ने फीकी हंसी के साथ कहा, इस देश में कानून नाम की चीज है या नहीं? मेरी सहमति के बिना आप मेरी शादी नहीं करवा सकते। उस आदमी ने शिवांगी का हाथ पकड़ कहा, शादी तुम्हें करनी ही होगी। उसने उसे अपने बगल में बिठा दिया और पंडित जी से कहा, शुरू कीजिए पंडित जी। शिवांगी ने वहां खड़े महिला और पुरुष की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप मेरे सगे चाचा चाची हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये दोनों थे संतोष मेहता और संगीता मेहता, शिवांगी के चाचा और चाची। संगीता ने शिवांगी को देखते हुए कहा, शिवांगी 21 की हो गई हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र है। अब नहीं तो कब करोगी शादी? फिर सूरज जी तो इतने अच्छे इंसान हैं, तुमसे प्यार करते हैं, शादी के बाद इनके घर में राज करोगी। शिवांगी ने दांत पीसते हुए कहा, तो अपनी बेटी श्रेया की शादी क्यों नहीं करवा देती आप इससे? ये मत सोचिएगा, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो मैं कमजोर हूं। वह चिल्लाने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सूरज ने कहा, पंडित जी जल्दी कीजिए, वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सीधे सिंदूर दान नहीं हो सकता क्या? पंडित जी ने एक नजर आसपास खड़े आदमियों को देखा, फिर कहा, अभी से ठीक 5 मिनट बाद एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिसमें अगर वर कन्या की मांग भर दे तो जिंदगी भर उनका रिश्ता नहीं टूटता। पंडित जी ने सिंदूर का डब्बा रखा थाल उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे सूरज ने पकड़ लिया। शिवांगी ने पैनी नजर से उसे देखा, फिर सिंदूर की थाल को। उसने आव देखा न ताव, सीधे सूरज के हाथों को दांतों से काट लिया। सूरज ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पकड़ शिवांगी के हाथ से ढीली हो गई। शिवांगी खुद को छुड़ा मंदिर की सीढ़ियों की तरफ भागी। तभी संगीता जी ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। वह सीधे सूरज के पास आ गिरी। सूरज ने उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन आज तुम्हारी शादी मुझसे होकर रहेगी। उसने अपने हाथ को देखा जहां से खून निकलने लगा था। वह मुस्कुराया, जितना दर्द मुझे दिया है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलेगा हमारी सुहागरात पर। शिवांगी ने आंखें छोटी कर उसे देखा। वह खड़ी होने लगी तो अपने माथे पर उसे बंदूक की नोक का एहसास हुआ। संगीता जी ने कहा, इसकी माँ ने इसे सिर पर चढ़ा रखा था सूरज जी। आपके साथ कुछ दिन रहेगी तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। शिवांगी ने सबको देखते हुए कहा, तुम सब भूल रहे हो, मैं कौन हूं और मेरे मम्मी पापा कौन थे।
मैं जान दे दूंगी, लेकिन तुम सबके सामने झुकूंगी नहीं। उसने संगीता और संतोष जी की तरफ देखा। जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसका बदला सूद समेत चुकाना होगा आपको। संगीता जी अपनी घड़ी में वक्त देखने लगी। शिवांगी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए, संगीता जी ने कहा, हो गया मुहूर्त, अब मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बना लीजिए सूरज जी। शिवांगी हाथ पैर चलाने लगी। तभी उसके माथे पर मुट्ठी भर सिंदूर गिर गया। वह एक पल को शांत हो गई। उसकी आंखों में जहां अब तक ज्वाला थी, वहां पानी आ चुका था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वहां मौजूद बाकी सबकी आंखों में हैरानी थी। शिवांगी ने कुछ देर बाद गुस्से से सूरज को देखा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ छुड़ा, खड़ा किया और अपनी तरफ खींच लिया। उसने उस तरफ देखा। वहां काले रंग के शर्ट और ब्लू जींस पहने कोई 23 साल का लड़का खड़ा था। उसने शिवांगी को खुद के पीछे खड़े करते हुए कहा, अब शिवांगी मेरी पत्नी बन चुकी है। मैंने बिल्कुल मुहूर्त में उसकी मांग में सिंदूर भरा है। शिवांगी हैरानी से उसे देखने लगी। उसके मुंह से एक नाम निकला, अथर्व। सूरज के आदमियों ने उन दोनों को घेर लिया। अथर्व ने धीरे से कहा, शिवांगी तुम डरना मत, मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। सूरज ने गरजते हुए कहा, सिर्फ मांग भर देने से शादी नहीं होती। अथर्व ने कहा, शिवांगी के माता पिता नहीं हैं जो उसका कन्यादान करेंगे। रही बात मंगलसूत्र की तो उसने अपने गले से सोने की चेन निकाली और सीधे शिवांगी के गले में डाल दी। फिर बोला, अब तो मंगलसूत्र भी पहना दिया। शिवांगी ने अपने गले में अभी अभी डले उस लॉकेट को देखा जो चैन के साथ आया था। अल्फाबेट ए लिखा था। सूरज ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो सूरज सिंह की होने वाली बीवी को छीनने की कोशिश की है। उसने अपने कमर से बंदूक निकाल उस तरफ तान दी। शिवांगी अथर्व के ठीक सामने खड़ी हो गई। वह बोली, कोशिश भी मत करना, भूलो मत, मेरे मम्मी पापा ने इस देश के लिए जान दिया है। मैं अपने सुहाग के लिए ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगी। संतोष जी ने कहा, तुम इस अजनबी को अपना पति कैसे मान सकती हो? शिवांगी ने फीकी हंसी के साथ कहा, जब आप इस गुंडे को मेरा पति बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो मेरे लिए इन्हें अपना पति मानने में क्या परेशानी होगी? सूरज ने कहा, बंद करो ये फैमिली ड्रामा। शिवांगी, तुमसे मैं शादी करके रहूंगा, चाहे उसके लिए तुम्हारे इस नए नवेले पति को मारना ही क्यों ना पड़े। तभी किसी की आवाज आई, सोचना भी मत सूरज, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आसपास कई पुलिस वाले आ चुके थे। सूरज ने अपनी गन फिर भी नीचे नहीं की। सफेद शर्ट और ब्लू जींस में एक लड़का पुलिस वालों के साथ खड़ा था। उसने कहा, सूरज सिंह, तुम कभी नहीं चाहोगे कि पुलिस की गोली तुम्हारे सीने के आर पार हो। उन दोनों को जाने दो। तभी संतोष जी बोले, शिवांगी हमारी भतीजी है और यहाँ हम उसकी शादी करवाने आए हैं। ये लड़का जबरदस्ती उससे शादी कर रहा है। शिवांगी ने गुस्से से उन्हें देखा। बालिक हूं मैं और अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती हूँ। फिर इंस्पेक्टर को देख बोली, ऑफिसर, इन लोगों ने मुझे अगवा किया था और उसके बाद जबरदस्ती मेरी शादी सूरज सिंह से करवा रहे हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। संगीता जी और संतोष जी ये सुनते ही हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा, शिवांगी, हमारा रिश्ता भूल गई हो? तुम हमें पुलिस के हवाले कैसे कर सकती हो? शिवांगी ने फीकी हंसी के साथ कहा, रिश्ता तो आप भूल गए हैं। इस तरह अपने फायदे के लिए अपनी भतीजी की जबरदस्ती शादी करवाना, यह कौन से रिश्ते की निशानी है? पुलिस वालों ने सूरज, संगीता जी और संतोष जी के हाथ में हथकड़ी पहना दी। शिवांगी अथर्व और कबीर के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेन लिखवाकर उनके साथ कार में कहीं जा रही थी। कबीर कार ड्राइव कर रहा था, वहीं अथर्व उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसने पीछे मुड़कर एक नज़र शिवांगी को देखा। उसे उन दोनों की पहली मुलाकात याद आने लगी।
तब पहली बार बनारस आया था अथर्व, कबीर के घर कुछ दिन छुट्टियां मनाने। वो दोनों 2 साल स्कूल के हॉस्टल में रहे थे। तब दोनों में बहुत लगाव हो गया था। दोनों 80 घाट पर घूम रहे थे जब कबीर के फोन पर उसके पिता का कॉल आया। कॉल कट करते ही उसने कहा, इस वक्त हमें कहीं चलना होगा। अथर्व ने पूछा, तुम परेशान लग रहे हो। उसने जवाब दिया, पापा की जूनियर सारंगी आंटी अचानक ही एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। उनकी बेटी शिवांगी मेरी छोटी बहन की तरह है। इस वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अथर्व ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रास्ते में उसे कबीर ने बताया, शिवांगी सारंगी आंटी की इकलौती बेटी है। उसके पिता आशुतोष जी भी एक पुलिस ऑफिसर थे और जब शिवांगी 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ ने भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सोचा और पिछले कुछ सालों से वह बनारस में ही पोस्टेड थी। उनके काम के चर्चे पूरे बनारस में थे। अचानक इस तरह यह मौत हर किसी के लिए बेयकीनी भरा था। कुछ वक्त में दोनों मनी करने का घाट पर खड़े थे। अथर्व के ठीक आगे एक लड़की खड़ी थी, सफेद रंग की कुर्ती और ब्लू रंग का जींस पहने। वह सामने देखी जा रही थी। पुलिस वाले वहां सारंगी जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। कबीर कुछ सामान लेने गया था। कुछ देर में कुछ ऑफिसर्स ने उस लड़की के हाथ में एक तिरंगा पकड़ाया। पंडित जी ने कहा, मुखाग्नि देने के लिए बेटे को बुलाएं। तभी एक महिला की आवाज आई, उनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है पंडित जी। अगर आप कहें तो क्या उनके देवर उन्हें मुखाग्नि दे सकते हैं? एक आदमी की रौबदार आवाज में जवाब आया, नहीं, वो हमेशा चाहती थी कि उनके अंतिम संस्कार की सारी रस्में उनकी बेटी शिवांगी पूरी करे। ये निरंजन त्रिपाठी थे, कबीर के पिता, और वो महिला संगीता जी थी। उन्होंने कहा, पता नहीं कैसी मनहूस लड़की है, बचपन में पिता को खा गई और बड़े होते ही माँ को। निरंजन जी ने एक तेज नजर उन पर डाली। वो चुप हो गई। फिर शिवांगी के हाथ से तिरंगा ले लिया। उन्होंने अथर्व की तरफ आंखों से इशारा किया। कबीर ने उसे कहा था, जब तक वह ना लौटे वो उसका ख्याल रखे। अथर्व आगे बढ़कर शिवांगी को कंधे से पकड़ आगे लेकर गया। वो जैसे अपना सुध-बुध खो चुकी थी। उसे तो यह तक एहसास नहीं था कि हो क्या रहा है। आंखें जैसी पथरीली हो चुकी थीं। शरीर बस खड़ा था, लेकिन जान नहीं थी। अथर्व ने ही सारी विधि पूरी की और हर जगह उसका हाथ पकड़वा दिया। आखिर में जब चिता को अग्नि देनी थी, उसने शिवांगी के हाथ में लकड़ी पकड़वाई और उसे कंधे से पकड़ पास ले गया। कुछ देर तक वह सारंगी जी को देखता रहा, फिर एक नज़र शिवांगी को देखा और चिता को अग्नि दिलवा दी। 19 साल की कम उम्र में उसने आज अपना पूरा परिवार खो दिया था। जलती चिता को देख शिवांगी चीख उठी, मम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है मम्मी? पहले पापा और अब आप। वह चिता की तरफ बढ़ी। अथर्व ने उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया। वह खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। आखिर में हार कर वहीं घुटने के बल बैठ गई। धीरे धीरे उसे अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया खत्म होती हुई नजर आ रही थी और वो बेबस लाचार वह सब देख रही थी। उसे तो यह तक ध्यान नहीं था कि वह किसके कंधे पर सिर रख कर रो रही थी। वह वहीं बैठी रही। चिता की अग्नि शांत हो गई। आखिर में एक आदमी ने उसके सामने अस्थियों से भरा कलश रख दिया। शिवांगी ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। निरंजन जी ने कहा, शिवांगी, जाकर अस्थि विसर्जित कर दो। लेकिन शिवांगी ने जैसे सुना ही नहीं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उनके आत्मा की शांति के लिए यह जरूरी है। बेटा, प्लीज खुद को संभालो। सारंगी तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुखी होती। उसने नजरें उठा उन्हें देखा और फिर कलश को वैसे ही सीने से लगाए खड़ी हो गई। वह नदी की तरफ बढ़ गई। पीछे से अथर्व भी चला गया। अब तक वह उसी के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। तभी वहां तेज बारिश होने लगी, जैसे उसके साथ आज आसमान भी रोने लगा था। उसने विधि पूरी की। अथर्व ठीक उसके पीछे ही खड़ा रहा। जब वह आखिर में पीछे मुड़ी, तब जाकर उसकी नजरें अथर्व की नजरों से जा मिली। दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर अथर्व ने अपनी नेवी ब्लू शर्ट निकाली और उसके कंधे पर डाल ठीक से उसे ढक दिया। कबीर आ चुका था। वह बोला,
यह मेरा दोस्त है, अथर्व। दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। शिवांगी ने बस हाँ में सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ने लगी। दोनों उसके पीछे चलने लगे। कबीर उसे लेकर वापस घर आया। दरवाजे पर ही उसने पूछा, तुम्हें यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मैंने पापा से बात कर ली है। शिवांगी ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ वक्त मम्मी की यादों के साथ बिताना चाहती हूँ। यह कहकर उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये घर कभी सारंगी जी के माता पिता का था। फिर जब सारंगी जी की पोस्टिंग बनारस हुई तो वो यहीं रहने लगी उनके साथ। वो भी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। शिवांगी 10 साल की उम्र से यहीं रह रही थी। दोनों कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर कबीर के घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह अथर्व कबीर के साथ वापस शिवांगी के घर आया। बहुत बार खटखटाने के बाद भी शिवांगी ने दरवाजा नहीं खोला। कबीर आखिर में अपने घर से दूसरी चाबी लेकर आया और दरवाजा खोलकर अंदर आया। वह शिवांगी को आवाज देने लगा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। दोनों ने हर एक कमरे को तलाशना शुरू किया। आखिर में एक कमरे में एक बिस्तर के पास फर्श पर शिवांगी बेसुध सी लेटी थी। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम थी जिसमें उसके माता पिता दोनों की तस्वीर थी। उसने अभी भी कल रात वाले कपड़े ही पहने थे। अथर्व ने तुरंत उसे चेक किया और बोला, इसे बहुत तेज बुखार है। कबीर ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया। अथर्व ने उसे कुछ दवाइयां लेने के लिए भेज दिया। वह उसे ठंडे पानी की पट्टियां देने लगा। शिवांगी धीरे से बुदबुदाई, मुझे छोड़कर मत जाना। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं यही हूं। उसने धीरे से आंखें खोली, फिर बंद कर ली। दोपहर तक वह होश में आई। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। उसे थका थका लग रहा था। वह उठकर बैठी तो खुद को देख चीख पड़ी। अथर्व और कबीर बाहर से कमरे में आए और एक साथ पूछे, क्या हुआ? शिवांगी ने पूछा, मेरे कपड़े किसने बदले? कबीर ने बिस्तर के पास आते हुए कहा, माँ को बुलाया था। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा बैग पैक है। तुम मेरे साथ घर चल रही हो। वो कुछ बोलने लगी तो कबीर बोला, कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। चलो खड़ी हो और पहले कुछ खा लो। शिवांगी ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, मैं कह रही थी कि मेरे हाथ में ड्रिप लगी है, बाहर कैसे जाऊंगी? अथर्व ने आकर उसे हटा दिया। 2-3 दिन में वह ठीक हो गई। अथर्व भी उसी घर में रह रहा था, लेकिन दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। जैसे बिना कहे ही सब कुछ समझ जाते थे। 1 हफ्ते बाद अथर्व वापस दिल्ली चला गया और शिवांगी अपने हॉस्टल। खामोशी भरा ये रिश्ता इसी के साथ खत्म हो गया था। उस दिन के 2 साल बाद आज उसे शिवांगी नजर आई थी। उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। वह कबीर के साथ उस मंदिर को देखने आया था जब उन दोनों को एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दोनों को एक पल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शिवांगी दुल्हन के लिबास में और उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। अथर्व उसकी तरफ बढ़ने लगा था जब कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोकते हुए कहा, उनके पास हथियार भी है। इस तरह अकेले जाना बेवकूफ़ी होगी। हम दोनों मारे जाएंगे और शिवांगी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मैं पुलिस हेल्प बुलाता हूँ। यह कहकर वह किनारे चला गया और किसी को कॉल करने लगा। वह पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए नीचे चला गया था जब पंडित जी के सुझाने पर सूरज शिवांगी की मांग में सिंदूर भरने का इंतजार करने लगा। अथर्व को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने वो रास्ता अपनाया जिससे वह शिवांगी को इस मजबूरी की शादी से रोक सके। उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और इसी बीच कबीर पुलिस वालों को लेकर वहां आ गया। अथर्व ने एक गहरी सांस भरी जब कबीर ने कहा, हम घर पहुंच गए। शिवांगी ने बाहर देखते हुए कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। कबीर ने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा, शिवांगी, तुम्हारे चाचा चाची पहले से तुम्हें परेशान कर रहे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या इतना पराया हो गया मैं? शिवांगी ने धीरे से कहा, मुझे लगा आप आईपीएस की ट्रेनिंग पर होंगे। कबीर बाहर निकला और बड़बड़ाया, ट्रेनिंग पर भी होता तो क्या मदद नहीं करता, लेकिन इसे बताना नहीं है। मैं लगता ही कौन हूँ? शिवांगी सिर झुकाए बाहर निकली। कबीर उसे देख बोला, तुम्हारे घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर सूरज ने अपने आदमी तुम्हें अगवा करने को भेज दिए तो इसलिए बिना बहस के अंदर आ जाओ।
वह अंदर चला गया। अथर्व बाहर शिवांगी के पास आया। दोनों बिना कुछ कहे अंदर चले आए। आज घर में सिर्फ वो तीनों ही थे। खाना खाने के बाद अथर्व शिवांगी को उस कमरे में लेकर आया जहां वो इस वक्त रुका हुआ था। उसने अलमारी खोलते हुए कहा, इसमें से कपड़े निकाल कर चेंज कर लो। वह कमरे से बाहर चला गया। शिवांगी ने एक लोअर और टी शर्ट उठाया और बाथरूम में चेंज करने चली गई। वापस आकर वो आईने के सामने अपने बाल समेट रही थी जब अपने माथे पर फैला सिंदूर देखकर उसे वो पल याद आ गया जब अथर्व ने उसकी मांग भरी थी। उसके होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, क्या यह अनचाही शादी अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? फिर कुछ सोचकर बोली, मुझे अथर्व से बात करनी चाहिए। वह कमरे से बाहर निकली और उसे ढूंढने लगी। आखिर में दोनों के बात करने की आवाज़ कबीर के कमरे से आती सुनाई दी। वह दरवाजे तक ही पहुंची थी जब अंदर अथर्व की आवाज़ सुनाई दी और वह उसकी बात सुन वहीं जम गई। उसे मंदिर में अथर्व के बोले गए शब्द याद आने लगे। अब शिवांगी मेरी पत्नी बन चुकी है। मैंने बिल्कुल मुहूर्त में उसकी मांग में सिंदूर भरा है। शिवांगी, तुम डरना मत। मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। उसने खुद से कहा। क्या उनकी बोली हर बात झूठ थी? अंदर से अथर्व की परेशान सी आवाज आई, तुम ही बताओ कबीर, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं मॉम डैड को कि मैंने यहाँ किसी से शादी कर ली है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बाहर शिवांगी की आंखों में आंसू भर आए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया हो। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। उसने मन में कहा, क्या अथर्व इस रिश्ते से खुश नहीं है? क्या मैं अकेले इस बात से राहत में थी कि मेरा रिश्ता उनसे जुड़ा है? उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि कमरे में झांक कर देखे। उसके कदम अपने आप पीछे मुड़ गए और वह अथर्व के कमरे की तरफ चली गई। इधर कमरे में कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वह वैसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम भी जानते हो मुहूर्त में तुमने उसकी मांग भरी है और अब वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम दोनों की शादी कोर्ट में रजिस्टर करने के लिए वकील को पेपर भी दे दिए हैं। अथर्व ने बिस्तर पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। कबीर आगे बोला, यह मत भूल अथर्व, शिवांगी को हमेशा बहन की तरह माना है मैंने। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तू ही क्यों ना करे। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो कबीर। मैं शिवांगी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा, ना ही इस रिश्ते के जुड़ने से दुखी हूँ। लेकिन मॉम डैड को इस बारे में कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। अभी शाम तक मेरी जिंदगी में कोई नहीं था और अब मैं शादीशुदा हूँ। मुझे डर है वो शिवांगी को गलत ना समझे और उसे कुछ ऐसा ना कह दे जो उसके दिल को और दुखी कर दे। मैं उसे थोड़ा भी परेशान नहीं देखना चाहता। तुम जानते नहीं, लेकिन कबीर ने उसकी अधूरी छोड़ी बात पूरी की। यही ना कि आज उसे परेशानी में नहीं देख पाए क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उससे 2 साल पहले ही प्यार कर बैठे थे। अथर्व ने हैरानी से उसे देखा। वह बोला, तुम दोनों के बीच के इस अनकहे रिश्ते को तभी देख लिया था। तुम उसकी परवाह करते थे और शिवांगी तुम्हें खुद की परवाह करने देती थी। मुझे तो लगा था तुम दोनों का रिश्ता बात तक चलेगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तभी अथर्व बोला, जैसे ही हम दोनों अपने अपने कॉलेज गए, शिवांगी ने मुझसे दूरी बना ली। मुझे लगा शायद उसे वक्त चाहिए जो कुछ भी हुआ उससे उबरने के लिए, इसलिए कभी कभी मैसेज कर देता था। वह भी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई कर देती थी। लेकिन पिछले 1 साल में हमारी कोई बात नहीं हुई है। मुझे नहीं पता वो इस शादी को स्वीकार करना चाहती भी है या नहीं। एक तरफ अथर्व शिवांगी के दिल की बात जानना चाहता था और दूसरी तरफ शिवांगी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं भी क्या सोच रही थी। उन्होंने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया और ऐसी अनचाही शादी का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने खुद उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा था क्योंकि डर लगने लगा था कहीं उनसे प्यार कर बैठी तो वो भी मुझसे दूर ना हो जाए जैसे बाकी सब हो गए। अथर्व खिड़की के पास खड़ा हो बाहर देखते हुए बोला, मैं उसे किसी भी मजबूरी के बंधन में नहीं बांधना चाहता। कहीं उसे ऐसा न लगे मैंने उसकी मजबूरी को उसे खुद के साथ इस रिश्ते में बांधने के लिए इस्तेमाल किया है। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
अथर्व, मैं जानता हूँ तुम शिवांगी के लिए परेशान हो, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम कमरे में जाओ, क्या पता तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें खुद मिल जाए। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे साथ इस वक्त एक कमरे में रहना चाहेगी? मुझे लग रहा है जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने और समझने के लिए उसे कम से कम रात भर का वक्त तो देना ही चाहिए। मैं आज रात यहीं सो जाता हूँ। सुबह मैं खुद उससे बात करूँगा और पूछूंगा कि वो आगे क्या करना चाहती है। मुझे उसका हर फैसला मंजूर होगा। दोनों वहीं सो गए। सुबह होते ही अथर्व अपने कमरे के दरवाजे के बाहर आया। कुछ देर वह वहीं खड़ा रहा, फिर दरवाजा खटखटाते हुए बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शिवांगी? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद वो अभी सो रही होगी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। ये क्या, बिस्तर तो खाली था। उसने बाथरूम में चेक किया, वहां भी कोई नहीं था। वह सीधे कबीर के कमरे में आया और उसे जगाते हुए बोला, कबीर, शिवांगी कमरे में नहीं है। कबीर बैठते हुए बोला, घर में ही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? दोनों उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। आखिर में दोनों वापस अथर्व के कमरे में आए। टेबल पर एक पेपर वेट से दवा पेपर रखा था। अथर्व ने उठाकर पढ़ा, मैं जानती हूँ जिन हालातों में ये रिश्ता जुड़ा उसे स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको किसी भी अनचाहे रिश्ते के बोझ के तले दबाना नहीं चाहती, इसलिए कल जो कुछ भी हुआ उसे आप सपना समझकर भूल जाइए। आपने अपने गले से चेन निकालकर मेरे गले में डाला था, इसलिए मैं आपको अपने मम्मी पापा की आखिरी निशानी दे रही हूँ। वहीं पास में एक सोने की चेन और उसमें एक अंगूठी रखी थी। आगे लिखा था, यह चेन मेरी मम्मी की है और अंगूठी मेरे पापा की। आप परेशान मत होइए, मैं कभी भी इस रिश्ते को आप पर थोपने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ, फिक्र मत कीजिएगा, खुद को सुरक्षित रखूँगी। अथर्व अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह उसे गलत समझ चुकी थी। उसने कहा, उसके दिमाग में यह ख्याल आया भी कैसे? पता नहीं कहाँ गई होगी, कहीं सूरज सिंह ने तो। कबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूरज सिंह अभी भी पुलिस लॉकअप में है। मुझे लगता है वो अपने घर गई होगी। हमें भी वहीं जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। अथर्व ने उसके रखे अंगूठी को चेन में डाला और अपने गले में डाल लिया। लेटर अपने पॉकेट में डाल उसके साथ बाहर निकल गया। जल्द ही वो दोनों शिवांगी के घर के बाहर खड़े थे, लेकिन वहां पहुंचते ही जो नज़ारा उनके सामने आया उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। घर के अंदर से धुआं उठ रहा था। अथर्व और कबीर ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पड़ोसियों के कॉल करने पर फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजे के लॉक को तोड़ा। कबीर और अथर्व भी उनके साथ अंदर गए। पूरे घर में धुआं भर चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग लगातार शिवांगी का नाम चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। दोनों के दिल में बुरे ख्याल आ रहे थे, फिर भी एक उम्मीद थी, क्या पता शिवांगी वहां आई ही ना हो। घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग पकड़ ली हो। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आकर कहा, लगता है अंदर कोई नहीं था, हमें कोई भी नहीं मिला। दोनों ने राहत की सांस ली और जाने के लिए मुड़े। तभी अथर्व किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया। कबीर ने तुरंत उसे पकड़ते हुए कहा, अथर्व संभाल कर। वह उसे खड़ा करने लगा, लेकिन अथर्व की नजर सामने टिकी हुई थी। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? अथर्व ने कांपते हाथों से सामने इशारा किया। कबीर ने झुककर देखा। सोफे के नीचे देखते ही वह भी वहीं बैठ गया। वहां कोई जला हुआ था। अथर्व खड़ा हो उस तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैरों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। वह मुंह के बल नीचे गिरने लगा। जब कबीर और फायर ब्रिगेड वाले ने उसे संभाला, सोफे को किनारे किया गया। नीचे किसी की जली हुई बॉडी थी। वह जमीन पर बैठा सामने देख रहा था। उसकी नजरों के सामने शिवांगी से मिली पहली नजर याद आने लगी। उसकी आंखें, जिसमें उस दिन सिर्फ खालीपन था। कैसे वह एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। कैसे वह एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। जो खालीपन उस दिन शिवांगी की आंखों में था, वो आज अथर्व की आंखों में दिख रहा था।
जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वहीं कबीर अपने माथे पर हाथ रखे जो भी दिख रहा था उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। उसने अथर्व के कंधे को झकझोरते हुए कहा, अथर्व, हो सकता है शिवांगी यहाँ ना आई हो। वो कोई चोर हो सकता है जिसकी वजह से घर में आग लगी है। हमें कंफर्म होने का इंतजार करना चाहिए। ये शिवांगी नहीं हो सकती। वह बार बार आखिरी लाइन दोहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अथर्व से ज्यादा खुद को यकीन दिलाना चाहता था इस बात का। फायर ब्रिगेड वाले दोनों को बाहर लेकर गए। दोनों थके कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गए और अंदर जाकर बस बैठ गए। ना जाने कब तक वो वैसे ही बैठे रहे। दोनों एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहे थे। उनके ख्यालों में सिर्फ शिवांगी थी। दोनों की तंद्रा टूटी जब आखिर में किसी ने कार के दरवाजे पर दस्तक दी। सामने निरंजन जी खड़े थे। कबीर बाहर निकल सीधे उनके गले लग गया। अथर्व ने तो उधर नजर भी नहीं घुमाई। बॉडी को टेस्ट के लिए भेजा गया और 2 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। इस बीच शिवांगी को हर जगह तलाशने की कोशिश की जा रही थी। शिवांगी के चाचा का डीएनए सैंपल भी लिया गया था ताकि सच पता चल सके। कबीर और अथर्व पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे बिना खाए पिए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आया। उसमें लिखा था वह बॉडी 21 साल की लड़की की थी और उसका डीएनए उसके चाचा से मैच हो चुका था। ये पढ़ते ही अथर्व के हाथों से पेपर नीचे गिर गया। कबीर ने उसे गले लगा लिया। अथर्व की आंखों से आंसू बह निकले। सब मेरी गलती है। मुझे उस रात ही उससे बात कर लेनी चाहिए थी। शायद वो अपने घर नहीं जाती। ऐसा कुछ भी नहीं होता कबीर। मैं कैसे वापस लाऊं उसे? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा वो शिवांगी है। कबीर, हमारी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। क्या मैं इतना बुरा हूं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो उससे अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया। वह अपना सिर पीटने लगा। कबीर ने उसके हाथ को पकड़ कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को संभालो अथर्व, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। क्या सच में जो कहानी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी वो शिवांगी की मौत के साथ खत्म हो गई थी, या कोई राज है इस हादसे में जो किसी को नहीं पता? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस कहानी का पहला अध्याय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और हाँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसे अपना सपोर्ट दिखाइएगा। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।